वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। तो आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड मी इन दिस क्लास। आई कैन सी जानवी, आरती, शिवांश, आदित्य, शिव, कुमकुम, महिमा, सलोनी, सांची, शिवांश, श्रेया, महक, रिया, आर्यन, पूजा, सूरज, दक्ष। So you all have joined me in this class. तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 was socialism and rise of nationalism, socialism and Russian revolution। आपके लिए थोड़ा बहुत काम था। आई होप कि आप उस काम को करके आए हैं। आप सभी लोगों ने ज़रूर से उस काम को कंप्लीट किया होगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के स्टोरी की। कल भी क्लास है? हाँ बेटा, कल भी क्लास है, कल भी क्लास होगी। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात और भी स्पेसिफाई करता हूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 जो है दैट इज लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ये चैप्टर हमारे यूपीएससी से रिलेट नहीं करता है। लाइवलीहुड, सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज। इसमें फॉरेस्ट्रीज एंड जावा, सुमात्रा के शेफर्ड्स के बारे में है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री वगैरह के बारे में है। तो रेबेलियन इन फॉरेस्ट। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू केवल मैं आपको ऑन स्लाइड दूंगा इस टॉपिक का, जिसका आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लाइवलीहुड, सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, चैप्टर नंबर 7 है। तो जो चैप्टर नंबर 7 है, लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, वो चैप्टर मैं आपको स्लाइड से ब्रीफली रिव्यू करूंगा और ठीक है, और आपको उसका नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसका नोट्स मत बनाइएगा, वो आपके कंटेंट में ऐड कर दिया गया है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में नहीं करवाऊंगा ऐसा तो नहीं बोल सकता, आपको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बात ठीक है। बट नोट्स वगैरह उसका मत बनाइए क्योंकि डायरेक्टली वो कनेक्टेड है नहीं हमारे यूपीएससी सिलेबस से। तो एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको उस टॉपिक का दे दूंगा, ऐसे ही समझ लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, बाकी और उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो चलो, तो चैप्टर नंबर 7 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 7 को मैं करवा दूंगा, ऐसा नहीं है छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, करवा दूंगा, बट नोट्स वोट्स उसका मत बनाइएगा क्योंकि वो कनेक्ट होता नहीं है हमारे सिलेबस से सीधे सीधे। तो चलिए बात करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की। हम लोगों ने देखा था कि सोशलिज्म इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के खिलाफ इमर्ज हुआ एक आइडिया रहा। सोशलिज्म जिस तरीके से इमर्ज हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकला कि रशिया में एक सोशलिस्ट पार्टी का इमर्जेंस हुआ। रशिया में जिस सोशलिस्ट पार्टी का इमर्जेंस हुआ उसे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम दिया गया। अब जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ये सोशलिज्म को एडवोकेट कर रही थी और ये चाहते थे कि एक वायलेंट रिवोल्ट के जरिए सब कुछ बदल दिया जाए। हालांकि 1903 में एक डिवीजन होता है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में, और 1903 में ये जो डिवीजन होता है उसमें पार्टी दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा था बोल्शेविक और दूसरा हिस्सा था मेंशेविक।
बोल्शेविक पार्टी के लीडर हुआ करते थे व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक पार्टी के लीडर हुआ करते थे केरेंस्की। ठीक है। अब लेनिन ये चाहते थे बोल्शेविक पार्टी में कि किसी भी ऐरे गैरे आदमी को सोशलिस्ट पार्टी की मेंबरशिप नहीं दी जानी चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी के नियम कानून कड़े होने चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया जाना चाहिए, और उसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं किया जाना चाहिए। अब यहां पर, ठीक है, माही पूछती हैं सर कल एक्स्ट्रा क्लास क्यों है? क्योंकि बेटा मंडे को क्लास ऑफ थी, ये कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ये वही क्लास है जो मंडे को आपकी नहीं हो पाई थी। आवाज बेटा मैंने मैक्सिमम करवा दी है निकिता, एंड आई डोंट थिंक कि वॉइस में अभी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच का डिवीजन हुआ। बोल्शेविक पार्टी में जो लेनिन थे वो चाहते थे कि सोशलिस्ट पार्टी में हर ऐरे गैरे को मेंबरशिप ना मिले, जबकि जो मेंशेविक पार्टी के केरेंस्की थे वो चाहते थे कि हर इंसान को बोल्शेविक पार्टी की मेंबरशिप पाने का हक होना चाहिए। वो चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी मस्ट बी ओपन टू ऑल, लेकिन ऐसा नहीं चाहते थे लेनिन। इसी मुद्दे के ऊपर लेनिन और केरेंस्की के बीच में विवाद हो गया, और ये जो विवाद हुआ उससे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। जो बोल्शेविक थे उनके लीडर बने लेनिन, और जो मेंशेविक्स थे उनके लीडर बने केरेंस्की। 1904 में रशिया और जापान के बीच में लड़ाई छिड़ गई। रशिया वी ऑल नो मैप में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रशिया चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि जापान जैसा छोटा सा देश रशिया जैसे बड़े से देश को हरा पाएगा। सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ। 1904-05 के वॉर में जापान जैसे छोटे से देश ने रशिया जैसे बड़े से देश को डिफीट कर दिया, हरा दिया। एंड ये डिफीट रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। रशिया इस बात को लेकर काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील कर रहा था, चूंकि रशिया अभी अभी वॉर में हारा था। अयान कहते हैं सर गूगल में वॉर 1905 को दिखा रहा है। हाँ जी बेटा, सही दिखा रहा है। ये जो रशियो जापानीज वॉर है ये 1904 में शुरू हुआ था और 1905 में खत्म हुआ था, इसीलिए मैं इसका टाइम ड्यूरेशन 1904-05 बोल रहा हूं। चंचल पूछती हैं कि सर वॉर के पीछे का कारण क्या था? बेटा वॉर के पीछे का कारण था चाइना का मंचूरिया वाला एरिया। चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है मंचूरिया, उस एरिया के ऊपर निगाह काफी लंबे समय से रशिया की थी, लेकिन अचानक से रशिया को खबर यह लगी कि मंचूरिया के एरिया पर जापान कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी भेज चुका है। ये बात रशिया को बर्दाश्त नहीं हुई और रशिया ने भी मंचूरिया में अपनी आर्मी भेज दी, और यही रीजन था कि ये वॉर छिड़ गया। इस वॉर में उम्मीद तो बहुत कम थी कि जापान रशिया को डिफीट कर पाएगा, बट ऐसा ही हुआ। जापान जैसे छोटे से देश ने रशिया जैसे बड़े से देश को हरा दिया। जैसा कि इस टाइमलाइन में लिखा हुआ है कि रसो जापानीज वॉर 1904 में शुरू हुआ, यह बात सही है, और फिर यह वॉर 1905 तक चला, और 1905 में रशिया इस वॉर में हार गया। इस वॉर में हार जाने के बाद आम जनता को भी समझ में आ गया कि जार की पोजीशन, जार वहां के राजा को बुलाया जाता है। हर देश में बेटा राजा को अलग अलग टाइटल से बुलाया जाता है। हमारे यहां खुद के देश में ही राजाओं को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे मराठा अपने राजा को छत्रपति बुलाते थे, सल्तनत वाले अपने राजा को सुल्तान बुलाते थे,
मुगल अपने राजा को बादशाह बुलाते थे। बंगाल में राजा को नवाब बुलाया जाता था। मैसूर में राजा को सुल्तान बुलाया जाता था। हैदराबाद में राजा को निजाम बुलाया जाता था। राजपूताना में राजा को महाराजा बुलाया जाता था। तो बेटा राजा को ना हर जगह पर अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भारत में ही राजाओं को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया गया, अलग अलग नाम से बुलाया गया। वैसे ही रूस में राजा को जार नाम से बुलाया जाता था। रूस में जार को राजा को जार नाम से बुलाया जाता था। तो लोगों को समझ में आ गया कि जार की इस समय जो हालत है वो कुछ खास अच्छी है नहीं, और इसी चीज का फायदा उठाकर उस समय जो जार हुआ करते थे उनका नाम था बेटा निकोलस टू। TSER जार की स्पेलिंग होती है बेटा, इसमें टी साइलेंट होता है, पढ़ते इसको जार हैं, ठीक है। तो जार निकोलस टू जो हैं उन्होंने ड्यूमा को फाउंड किया। नहीं, पहले तो मैं बताता हूं कि उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ, और जब उनके खिलाफ रिवोल्ट हुआ तो लगभग 2 लाख वर्कर राजा का जो एक विंटर पैलेस हुआ करता था वहां पर इकट्ठा खड़े हो गए। 2 लाख वर्कर जो राजा के महल के सामने खड़े हुए तो उनके हाथ में लिस्ट ऑफ डिमांड हुआ करती थी। उस लिस्ट ऑफ डिमांड में उनकी राजा से कुछ मांगे थी। एक बहुत बड़ी भीड़ राजा के विंटर पैलेस के सामने थी। जिस तरीके से किंग की वाइफ क्वीन होती हैं, वैसे ही जार की वाइफ जारीना होती हैं। तो जो जार की वाइफ यानी कि जारीना थी वो इस चीज को देखकर बहुत घबरा गई। उनको लगा कि भाई अगर इस 2 लाख की भीड़ ने हमारे महल के ऊपर हमला कर दिया तो वो तो हमें जान से मार देंगे। हालांकि निकोलस टू की जो मदर थी, उनकी माता, वो डर नहीं रही थी। वो निकोलस टू से कहती हैं कि देखो ये तुम्हारी जनता है, ये तुम्हारी प्रजा है, ये लोग नाराज हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये महल के सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आए हैं, तो इनके सामने जाओ, इनसे बात करो और इनकी डिमांड अपने हाथ में पकड़ो जो ये पेपर में लिखकर लेकर आए हैं, और इनको ये बोलो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ये बात आप इनको बता दो आम, और उनकी प्रॉब्लम वो जो आप रिजॉल्व कर सकते हो वो कर दो, जनता सेटिस्फाई हो जाएगी, चली जाएगी। निकोलस टू की मदर ने उनको बहुत ही जेंटल एडवाइस दी और कहा कि आप जाओ और आम जनता से बातचीत करो, उनकी डिमांड को सुनो, देखो वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारे अपने लोग हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ थी जारीना, वो एकदम अड़ी हुई थी कि नहीं 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 नहीं, भीड़ हमलावर हो जाएगी, मेरे बच्चों को खतरा है, हमें भीड़ के सामने नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत ही खुफिया रास्ते से यहां निकलकर भाग जाना चाहिए। आपको पता है इंसान अपनी बीवी की ही सुनता है। निकोलस टू ने भी वही किया। निकोलस टू ने अपनी बीवी की सुनी, अपनी मां की नहीं। निकोलस टू अपनी पूरी फैमिली के साथ महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने एक मिलिट्री कमांडर को कहा, आर्मी को कहा, भीड़ को कंट्रोल करो। भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, भीड़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे दी गई मिलिट्री कमांडर्स को। मिलिट्री ने, राजा नहीं गए भीड़ के सामने, राजा भाग गए। राजा और रानी, जार और जारीना, दोनों भाग गए। आर्मी को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि जाओ भीड़ संभालो। आर्मी गई और आर्मी ने भीड़ को बोला कि आप जाइए, राजा नहीं मिलेंगे। भीड़ ने कहा कि राजा से मिले बिना तो हम जाएंगे ही नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, राजा हमारे सामने आए, हमसे बात करें, हमारी डिमांड सुने। राजा ने कहा कि या तो आप, आर्मी ने कहा या तो आप जाइए, नहीं तो हम गोली चलाएंगे। भीड़ गई नहीं और आर्मी ने गोली चला दी। आर्मी ने गोली चलाई, कई सारे लोग मारे गए। कई सारे लोग चूंकि मारे गए, इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे कहा गया। ब्लडी संडे की खबर जैसे ही रूस में फैली,
लोगों के मन में जार को लेकर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जारीना को लेकर भी गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जार और जारीना को लेकर जो गुस्सा बढ़ा, इस बात की खबर राजा को भी लगी। राजा ने कहा कि देखो, बात बिगड़ गई है, मुझे जनता की कुछ बात तो माननी पड़ेगी। उन्होंने फिर जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया। बोले, भाई हमसे गलती हुई, हम भाग गए, हमसे गलती हुई, हम भाग गए, बताइए आप लोगों की क्या डिमांड है। आम जनता ने कहा कि राजा, हम चाहते हैं चुनाव हो। जैसे हर देश में पार्लियामेंट होती है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, फ्रांस में पार्लियामेंट है, वैसे ही हमारे देश में भी पार्लियामेंट हो। राजा ने कहा कि ठीक है भाई, आप लोगों का अगर इतना मन है कि भाई हमारे यहां चुनाव हो, जैसे ब्रिटेन में और फ्रांस में पार्लियामेंट हो वैसे ही हमारे यहां भी पार्लियामेंट हो, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप अपनी पार्लियामेंट का नाम क्या रखना चाहते हो। जनता ने कहा कि राजा, पार्लियामेंट का नाम हम रखना चाहते हैं ड्यूमा। बोले, ड्यूमा की स्पेलिंग क्या रहेगी तुम लोगों की। उन्होंने कहा ड्यूमा की स्पेलिंग रहेगी राजा DUMA। तो बोले, ये ड्यूमा क्या है। राजा ने जनता से पूछा कि ये ड्यूमा क्या है, क्योंकि चैट बॉक्स में बच्चों ने एकदम परेशान कर रखा है मास्टर को। तो जनता बताओ ड्यूमा क्या है। तो जनता ने कहा कि राजा, ड्यूमा हमारी पार्लियामेंट है, आप सर को यह बात बता दीजिए ताकि सर बच्चों को बता दें जिनका बीपी शुगर हाई हो रहा है कि ड्यूमा क्या है, शहर का नाम है क्या। नहीं, जनता ने बताया कि ड्यूमा हमारी पार्लियामेंट होगी। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने एक पार्लियामेंट बना दी, उस पार्लियामेंट को नाम दिया गया ड्यूमा। ड्यूमा के तहत चुनाव हुए, चुनाव में प्राइम मिनिस्टर चुने गए। लेकिन राजा ने प्राइम मिनिस्टर को वैसे ताकत दी नहीं जैसे कि बाकी के देशों में ताकत दी जाती है। मतलब वहां पर जो ड्यूमा थी उसको कोई भी पावर नहीं थी। राजा ने दिखावटीपना दिखाते हुए ड्यूमा बना तो दी, लेकिन ड्यूमा को कोई पावर नहीं दी गई थी। ड्यूमा की पहली मीटिंग 1906 में हुई। आम जनता को एक और तो अच्छा लगा कि चलो राजा ने, ठीक है, राजा ने कम से कम हमारी कुछ बात तो सुनी। राजा ने हमारी कुछ बात तो सुनी, हमारे लिए पार्लियामेंट बनाई, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। तभी 1914 में बेटा वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। 1914 में बेटा जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के खिलाफ रूस ने लड़ाई शुरू की। ऑस्ट्रिया और जर्मनी नाम के देश एक तरफ हो गए, रूस और ब्रिटेन एक तरफ हो गए। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। ये जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ ना, इसमें ऑस्ट्रिया और जर्मनी भारी पड़ने लगे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी भारी पड़ने लगे। ऑस्ट्रिया और जर्मनी जब यहां पर भारी पड़ने लगे ना, तो जर्मनी देखो बेटा, जब यहां भारी पड़ने लगा तो रशियन सोल्जर्स मारे जाने लगे। रशियन सोल्जर्स यहां पर बेटा मारे जाने लगे। नाउ नाउ तो जब रशियन सोल्जर्स मारे जाने लगे तो इस चीज को लेकर रूस में काफी ज्यादा ह्यू एंड क्राई होने लगा। ठीक है, ह्यू एंड क्राई होने लगा। हर दिन हजारों सोल्जर्स रूस के वर्ल्ड वॉर 1 में मारे जा रहे थे। जैसे जैसे रूस के सोल्जर्स मारे जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों के मन में जार और जारीना दोनों को लेकर नफरत बढ़ती जा रही थी। जार को लेकर जो नफरत बढ़ रही थी उसका कारण था कि जार ने रूस को इस वर्ल्ड वॉर 1 में ढकेला और रूस के सोल्जर्स मारे जा रहे हैं।
जारीना को लेकर नफरत बढ़ने का कारण अलग ही था। जारीना को लेकर जो नफरत थी वो इस वजह से थी, जारीना को लेकर जो नफरत थी वो इस वजह से थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स को मारने वाले जो सैनिक थे वो जर्मन थे। जर्मनी वो देश था जो रशियन सोल्जर्स को मार रहा था। और आपको पता है जारीना का घर कहां था, या जार निकोलस टू का ससुराल। जार निकोलस टू का ससुराल जर्मनी में था। मतलब जारीना जर्मनी की थी। जारीना जो जर्मनी की थी, उन्हीं के देश के सोल्जर्स रूस के सोल्जर्स को मार रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। और इस चीज को लेकर जो लोगों के मन में नफरत फैली वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की थी। कितनी अजीब सी कहानी है। जार निकोलस टू की शादी जर्मनी में हुई थी। जारीना, जिनका नाम एलेक्जेंड्रा था, वो एग्जैक्टली जर्मनी से बिलोंग करती थी और जर्मनी ही रशियन सोल्जर्स को मार रहा था। काफी दबाव बनने लगा जार निकोलस टू के ऊपर कि आप वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ करिए। लेकिन जार ने वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ करने से मना कर दिया। धीमे धीमे जब जर्मन सोल्जर्स ने रूस में घुसना शुरू किया तो जार के अपने सोल्जर्स ने ही अपनी खुद की जमीनों के अनाज जला दिए ताकि जर्मनी की ये सोल्जर्स रूस के रिसोर्सेस का इस्तेमाल वॉर में ना कर पाए। जब रशियंस ने अपने खुद के खेतों को जलाना शुरू किया ताकि दुश्मन उनके खेतों का अनाज ना ले जाएं, तो इससे रूस में फूड का शॉर्टेज हो गया और आम जनता भूखों मरने लगी। वर्ल्ड वॉर वन गहराता गया, लोग भूखों मरने लगे। जगह जगह राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा और ये जो प्रोटेस्ट थे ये बढ़ते चले गए। जब ये प्रोटेस्ट बढ़े और जगह जगह राजा के खिलाफ विद्रोह होने लगे तो राजा ने आर्मी को भेजा और कहा, जाओ इन प्रोटेस्टर्स को गोली मार दो। जार निकोलस सेकंड ने जब उन्हें गोली मारने का ऑर्डर दिया सोल्जर्स को, और सोल्जर्स जब उस भीड़ के सामने गए और उन्होंने उन भूखे परेशान लोगों को देखा जिनके पास खाने को खाना तक नहीं था, जो राजा से खाना मांग रहे थे, तो सोल्जर्स का मन नहीं माना कि वो इन गरीब किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर गोली चलाएं। सोल्जर्स ने गरीब जनता के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। और जब सोल्जर्स ने गरीब जनता के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया तो राजा को समझ में आ गया कि उनके दिन पूरे हो गए हैं। आखिर एक राजा अपनी आर्मी के बल पर ही तो रूल करता है, और जब आर्मी ने ही उसका साथ छोड़ दिया तो उसके पास क्या बचा। राजा को समझ में आ गया कि अब वक्त आ गया है कि उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। राजा अभी भी अपनी गद्दी बचाने के फिराक में थे। वर्ल्ड वॉर वन में लाखों सोल्जर्स मारे जा चुके थे। पूरे रूस में जार के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे। आर्मी ने भी बगावत करनी शुरू कर दी थी और अब आर्मी भी राजा के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रही थी। मतलब साफ था, राजा को गद्दी छोड़नी होगी। राजा ने एक आखिरी कोशिश की और अपने छोटे भाई को बुलाया
उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई सुनो, माहौल बिगड़ गया है, मुझे गद्दी छोड़नी होगी, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, मैं राजा की गद्दी छोड़ देता हूं, तुम राजा बन जाओ, मैं तुम्हें जार की गद्दी दे देता हूं, कम से कम राजा की गद्दी अपनी फैमिली में ही रहेगी। उनके छोटे भाई ने समझाया। उन्होंने कहा, बड़े भाई आप एक बात समझो, एक बात समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को आपसे प्रॉब्लम है। गलत। लोगों को आपसे प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को राजशाही से प्रॉब्लम है, लोगों को राजा की गद्दी से प्रॉब्लम है। लोग चाहते ही नहीं हैं कि रूस में राजा हो। उन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि राजा आप हैं या आपका छोटा भाई। उन्हें बस राजा चाहिए ही नहीं। दे डोंट वॉन्ट अ किंग। उन्हें राजा ही नहीं चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि उन्हें आपसे प्रॉब्लम है। आप गद्दी छोड़ दीजिए, मैं राजा नहीं बनूंगा। उनके छोटे भाई ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। जार को समझ में आ गया कि बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। हमें हमें गद्दी छोड़नी होगी। जार निकोलस टू ने गद्दी छोड़ दी। जार निकोलस टू ने जैसे ही गद्दी छोड़ी, जार ने जैसे ही गद्दी छोड़ी, ड्यूमा, वही पार्लियामेंट जो इतने समय से बिना पावर के इनएक्टिव पड़ी हुई थी, एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट हो गई। मैं आपको बताऊं तो लेनिन को देश निकाला दिया जा चुका था। जब जार ने गद्दी छोड़ी तो लेनिन उस टाइम पर रशिया में नहीं थे। कहां थे लेनिन? लेनिन थे स्विट्जरलैंड में। लेनिन स्विट्जरलैंड में थे। राजा ने गद्दी छोड़ दी। जब मार्च रिवॉल्यूशन हुआ और 2 लाख की आबादी राजा को घेर लेती है, तो राजा ने गद्दी छोड़ दी। राजा ने गद्दी छोड़ी और ड्यूमा एक्टिवेट हो गई। ड्यूमा का कमबैक हुआ, यानी कि पार्लियामेंट वाज एक्टिव। और पार्लियामेंट जैसे ही एक्टिव हुई, केरेंस्की ने पावर अपने हाथों में ले ली। केरेंस्की उस समय यानी कि मेंशेविक्स रशिया में थे। केरेंस्की ने पावर अपने हाथों में ले ली। और जैसे ही इस रिवॉल्यूशन की खबर लेनिन को लगी, जो कि बोल्शेविक्स के लीडर थे, वो तुरंत से एक सीक्रेट रास्ते रूस आने की कोशिश करने लगे। मैं आपको बताऊं कि लेनिन को रूस पहुंचाने में एक बड़ा रोल जर्मनी का रहा। जर्मनी ने एक बख्तर बंद ट्रेन से लेनिन को रूस पहुंचाया। लेनिन रूस पहुंचे। लेनिन रूस पहुंचे और उन्होंने केरेंस्की से मुलाकात की। उन्होंने कहा, केरेंस्की मेरे भाई, आखिर जीत का दिन आ गया। आखिर सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ ही गई। केरेंस्की ने कहा, लेनिन मेरे भाई, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। लेनिन ने कहा, चूंकि अब सोशलिस्ट पार्टी पावर में आ गई है, तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे। केरेंस्की ने कहा, क्या? लेनिन ने कहा, सबसे पहले तो हमें इस वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ करना होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हमारे देश में भूखमरी है। हमारे देश में भूखमरी है। इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हमारे देश में हर जगह सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। लेनिन चाहते थे कि केरेंस्की तुरंत वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर जाए।
लेनिन ने कहा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। केरेंस्की ने ऐसा क्यों कहा, हम सुनते हैं, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कुछ लोग चैट बॉक्स में बेबी और बाबू कर रहे हैं, उन्हें ब्लॉक करवा दिया जाए। मैं जरूर कोशिश करूंगा बेटा कि उन्हें ब्लॉक करवा दिया जाए, लेकिन तब तक आपके पास भी एक सॉल्यूशन है जो मेरे मन में तुरंत आया। कोई भी बच्चा जो चैट बॉक्स में फालतू की बात करता है, आपको उसका नाम लिखकर कहना है शेम ऑन यू, SHAME, शेम ऑन यू, ताकि इन लोगों को थोड़ी शर्म आए और ये समझ पाएं कि क्लास का क्या पर्पस है और चैट बॉक्स का क्या पर्पस है। तो अगर कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में फालतू बात करता है, बेबी बाबू करने की कोशिश करता है पढ़ाई करने के अलावा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें जल्द ही ब्लॉक करवा दिया जाए। लेकिन उसके अलावा आपके पास एक चॉइस है, आप तुरंत ही इनका नाम लिखकर चैट बॉक्स में मेंशन करें शेम ऑन यू, ताकि सभी को पता चल जाए कि ये फालतू बात करने वाले लोग कौन हैं और इनको थोड़ी तो शर्म आए। शायद शायद इनके अंदर थोड़ी शर्म बची होगी तो ये पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देंगे। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। केरेंस्की को लेनिन ने कहा, लेनिन मेरे भाई, वर्ल्ड वॉर से बाहर निकलो, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं। केरेंस्की ने कहा, लेनिन मेरे भाई, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन अभी हम वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर नहीं जा सकते, अभी हम वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर नहीं जा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो रूस को बहुत लॉस हो जाएगा, रूस को बहुत लॉस हो जाएगा। केरेंस्की ने वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकलने से मना कर दिया। लेनिन ने दबाव बनाया, बोला केरेंस्की तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें वर्ल्ड वॉर 1 से रूस को बाहर निकालना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ठीक नहीं होगा। वो लेनिन और केरेंस्की जो एक ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे, अब उनके बीच में आपस में तल्खी आने लगी, अब उनके बीच में आपस में तल्खी आने लगी। केरेंस्की के पार्टी के लोगों ने लेनिन के ऊपर यह आरोप लगाना भी शुरू कर दिया कि लेनिन एक जर्मन एजेंट है, जिनको जर्मनी ने रूस में भेजा है ताकि रूस वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर हो जाए और इससे वो जीत जाए, इससे वो जीत जाए। लेनिन को समझ में आ गया केरेंस्की वर्ल्ड वॉर 1 से आखिर कैसे बाहर आ पाएंगे। केरेंस्की के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, वो प्रोटेस्ट जो पहले जार के खिलाफ हो रहे थे। जार को लोगों ने सजेस्ट किया, राजा और रानी को, कि माहौल ठीक नहीं है, आप देश छोड़कर चले जाइए। लेकिन राजा और रानी को लगा कि वो रूस में सेफ हैं, बेहतर होता कि वो देश छोड़कर चले जाते, क्योंकि केरेंस्की के पार्टी के लोगों ने एक दिन जार और उनके पूरे परिवार को एक बंकर में ले जाकर गोली मार दी, एक बंकर में ले जाकर गोली मार दी। जार और जारीना और उनका पूरा परिवार मारा गया, जार और जारीना और उनका पूरा परिवार मारा गया। जार जिनके खिलाफ गुस्सा भड़का था, उनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। जार के खिलाफ गुस्सा भड़कने में 2 रीजन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। एक तो जार का वर्ल्ड वॉर 1 में घुसना और उसकी वजह से लाखों रशियंस का मारा जाना, और दूसरा जार के पॉलिटिक्स में एक मिस्टिक सेंट रस्पुतिन की एंट्री। रस्पुतिन एक साधु हुआ करता था जो ये क्लेम करता था कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं। जार का बेटा बहुत बीमार रहता था,
तो वो जार के बेटे को ट्रीट करने के चक्कर में महल में ही रहता था और धीमे धीमे उसने पैलेस की पॉलिटिक्स पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। रस्पुतिन नाम के इस साधु का रशियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट करना और वर्ल्ड वॉर वन में रशियन सोल्जर्स का मारा जाना, ये दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से जार को लेकर नाराजगी रही और जार और जारीना का अंत बहुत बुरा हुआ। उन्हें गोलियों से भून दिया गया और एक दिन रस्पुतिन को भी जान से मार दिया गया। रस्पुतिन एक साधु था जो जार का बहुत क्लोज था, तो जार और जारीना को भी मार दिया गया और रस्पुतिन को भी मार दिया गया। लेकिन केरेंस्की अभी भी वर्ल्ड वॉर वन से बाहर निकलने को राजी नहीं है। लेनिन ने केरेंस्की के खिलाफ विद्रोह किया। इस रिवॉल्यूशन को अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहा गया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में लेनिन ने कब्जा कर लिया पूरे रूस के ऊपर। पूरे रूस के ऊपर जो रस्पुतिन का कब्जा हुआ, तो लेनिन ने केरेंस्की से कहा कि केरेंस्की मेरे भाई, तुम कहीं चले जाओ यार, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। केरेंस्की भाग जाता है। लेनिन का पूरे रूस पर कब्जा हो जाता है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद केरेंस्की कहीं गायब हो गए और वो दोबारा कभी नहीं दिखे। जार और जारीना को मार दिया गया। वो साधु जो पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर चुका था, उसे भी एक दिन किसी ने मार दिया। अक्टूबर में जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद रूस एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया और दुनिया का पहला सोशलिस्ट देश यूएसएसआर एग्जिस्टेंस में आया। दिस इज हाउ रशियन रिवॉल्यूशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस। एंड उसके बाद लेनिन ने खुद को वॉर के बाहर कर लिया। लेकिन जार जिनको मार दिया गया था, उनके सपोर्टर्स अभी भी पुराने राजा की किसी फैमिली को गद्दी पर बिठाने के लिए लगे हुए थे। जो राजा के सपोर्टर्स थे, उन्हें व्हाइट फोर्सेस कहा गया या फिर रॉयलिस्ट। ये लेनिन की फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करने लगे। लेनिन की फोर्सेस यानी कि जो कम्युनिस्ट थी, उनको रेड गार्ड कहा गया। रेड गार्ड जिनको ग्रीन फोर्सेस भी कहा जाता था, और व्हाइट फोर्सेस यानी कि राजा के सपोर्टर। लेनिन के सपोर्टर और राजा के सपोर्टर, इनके बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गया। यह सिविल वॉर लगभग 5 सालों तक चला। इस सिविल वॉर में राजा के सपोर्टर्स मारे गए। लगभग 20 लाख लोग 5 सालों में इस सिविल वॉर में मारे गए। रेड गार्ड्स जीत गए और रूस को एक सोवियत यूनियन यानी कि सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर स्टैब्लिश कर दिया गया। हमें मिला दुनिया का पहला सोशलिस्ट देश, लेनिन का सोवियत यूनियन। That was the story of Russian Revolution. That was the story of Russian Revolution. रशियन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ? इकोनॉमिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया, जो कि सोशलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट होता था। लैंडलॉर्डिज्म भी खत्म कर दिया गया। यह बोल दिया गया कि अब कोई राजा नहीं होंगे और किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्लीज इस टॉपिक को एक बार फिर से समराइज कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, अगर ऐसा है तो मैं इसे समराइज कर देता हूं, डोंट वरी। लेकिन समराइज करने से पहले मैं इसे खत्म कर देता हूं। एक बार आपको इसका इंपैक्ट बता देता हूं, फिर एक बार समराइज भी कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। नाउ इकोनॉमिकली सेंट्रल प्लानिंग आई,
लेनिन ने कहा कि मैं सेंट्रली सब कुछ कंट्रोल करूंगा। सर्फडम यानी कि जो बंधुआ किसान थे उनका सिस्टम खत्म किया गया। सोशल में आप देखिए तो क्लासलेस सोसाइटी का ग्राउंड वर्क तैयार किया गया, मतलब अमीर और गरीब जैसा कोई डिवीजन नहीं होगा। सोशल सिक्योरिटी मतलब जो गरीब लोग हैं उन्हें खाने को खाना मिले, रहने को घर मिले, ऐसी व्यवस्था की गई। वुमेन को मेन के इक्वल माना गया। पॉलिटिकली मुनार्की यानी कि राजशाही खत्म कर दी गई और गरीबों की एक तानाशाही वाली सरकार लाई गई। गरीबों की इस तानाशाही वाली सरकार को डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट कहा गया। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है पुअर यानी कि गरीब। यहां पर बोल्शेविक पार्टी का डोमिनेंस रहा जो कि लेनिन की पार्टी थी। इंटरनेशनली रशिया के पास जो भी कॉलोनीज थी उसने या तो उन्हें आजाद कर दिया या फिर उन्हें खुद को गवर्न करने का राइट दे दिया। और हमने क्या देखा कि इससे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ऑर्डर रशिया में फैल गया। यहां पर रशियन रिवॉल्यूशन और ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की सहूलियत के लिए मैं इसे एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। लेट मी समराइज इट फास्ट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से रिस्पॉन्स में सोशलिज्म का आइडिया इमर्ज हुआ। ये सोशलिज्म रशिया में पहुंचा तो वहां पर एक सोशलिस्ट पार्टी बनी, नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बाद में टूटकर दो हिस्से में बट गई। कलश बेटा जैसे पढ़ा रहा हूं शांति से पढ़ो, मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क करके नहीं आओगे और फिर यहां चिल्लाओगे। हाँ, नाउ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंड डोंट स्पैम इन द क्लास। मैं आपके चैट्स पढ़ लेता हूं, जो जवाब देने लायक होते हैं मैं जवाब दे देता हूं, जो नहीं देने लायक होते हैं वो मैं इग्नोर कर देता हूं। अगर मैं इग्नोर कर देता हूं तो फिर आप समझ जाइए कि आपका सवाल जवाब देने लायक नहीं है। ठीक है, नाउ हैव अ लुक। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो हिस्सों में बंट जाती है। जब रूस के साथ जापान का युद्ध होता है और रूस हार जाता है तो लोगों के मन का डिससेटिस्फेक्शन बाहर आता है और लोग रिवोल्ट कर देते हैं। उस रिवोल्ट में नुकसान झेलने के बाद उस रिवोल्ट में नुकसान झेलने के बाद आखिर फाइनली जार निकोलस टू एक पार्लियामेंट यानी कि ड्यूमा बनाते हैं। जार निकोलस टू जब वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट करते हैं और लाखों रशियंस मारे जाते हैं तो जार के खिलाफ विद्रोह होता है और जार के खिलाफ हुए इस विद्रोह में जार ने गद्दी छोड़ दी। तो पहले की जो पार्लियामेंट थी यानी कि ड्यूमा और उसके लीडर केरेंस्की ने डोमिनेट किया। हालांकि केरेंस्की ने भी वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ नहीं किया, तो लेनिन ने उनके खिलाफ विद्रोह किया और लेनिन ने केरेंस्की को पावर में से हटाकर रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। यह थी एक छोटी सी कहानी रशियन रिवॉल्यूशन की। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। दैट वाज द स्टोरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन यहां पर समाप्त होता है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमारा अगला चैप्टर होगा नाजिज्म इन जर्मनी। हमारा अगला चैप्टर होगा नाजिज्म इन जर्मनी। चैप्टर नंबर 6, नाजिज्म अंडर हिटलर। चैप्टर 6। चैप्टर 6। Nazism under Hitler.
Nazism under Hitler. Chapter number 6, Nazism under Hitler. अतुल पूछते हैं, आस्था तुम कहां से हो? आस्था बता दो बेटा कि तुम कहां से हो। नहीं, अतुल का खाना नहीं पचेगा। अतुल बेटा तैयारी छोड़ दो यार, क्यों यहां आए हो प्लीज। अतुल को बताओ, आस्था बेटा कहां से हो आप? ये आपके घर पे चिट्ठी भेजेंगे और आपकी सारी यूपीएससी की तैयारी यही करवाएंगे। इनको नहीं करनी तैयारी बेटा, ये आस्था बेटा आपकी तैयारी करवाएंगे। तो बताओ अतुल को। मेरी क्लास में जहां बेइज्जत हो जाने का पूरा खतरा है, वहां भी बेशर्मी कर ले रहे हैं सब। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। और मैं तो चाहता हूं कि आस्था इनके लिए लिखें, अतुल शेम ऑन यू। मतलब जिनसे ये हालचाल पूछ रहे हैं ना, उनको लिखना चाहिए अतुल शेम ऑन यू। हाँ, चलो अब हम अपने अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हमारा अगला टॉपिक है नाजिज्म अंडर हिटलर। सबसे पहले तो नाजिज्म क्या है? नाजिज्म क्या है बेटा? एक पार्टी हुआ करती थी, एक पार्टी हुआ करती थी जर्मनी में। जर्मनी में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था नाजी पार्टी। और जो नाजी पार्टी हुआ करती थी, जो नाजी पार्टी हुआ करती थी, वो नाजी पार्टी धीमे धीमे बहुत अत्याचार करने लगी। नाजी पार्टी की जो सोच थी कि वो पूरे जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, पूरे जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लेने के बाद वो आसपास का पूरा एरिया कब्जा लेंगे। पूरी इकोनॉमी उनके कंट्रोल में होगी, पूरी पॉलिटिक्स उनके कंट्रोल में होगी। और ये जो पूरी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी वो कंट्रोल करेंगे, उनके इसी थॉट को नाजिज्म कहा गया। नाजिज्म उनका ये थॉट था। नाजिज्म हिटलर का आइडिया था, हिटलर की सोच थी। हिटलर ने जो सोचा, उसकी सोच को ही नाजिज्म कहा गया। हिटलर की सोच को नाजिज्म कहा गया। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म एक फासिस्ट फिलॉसफी है। फासिस्ट फिलॉसफी क्या है? फासिस्ट फिलॉसफी इटली में शुरू हुई थी। नाजिज्म, आप लोगों के पास दो चॉइस है, या तो आप इसे अभी लिख सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, और आपको 10-20 मिनट का वक्त लगेगा, आप इसे बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है? नाउ, नाजिज्म एक फासिस्ट फिलॉसफी है। फासिस्ट फिलॉसफी क्या है? फासिस्ट फिलॉसफी इटली में शुरू हुई। फासिस्ट फिलॉसफी इटली में शुरू हुई एंड रीच्ड टू जर्मनी, और इटली से ये जर्मनी आ गई।
reached to Germany. Reached to Germany. When Germany adopted fascism, it was called as Nazism. जर्मनी ने जब फासिज्म अपनाया, when Germany's Nazi party, when Germany's Nazi party adopted fascism, it was called Nazism. नाजिज्म। अब फासिज्म क्या है? अगर किसी के मन में सवाल आ जाए तो चलो बता देता हूं फासिज्म क्या है बेटा। फासिज्म क्या है? कुछ बच्चों के मन में सवाल है। फासिज्म, फासिज्म फैसियो वर्ड से बना हुआ है। फैसियो वर्ड का मतलब क्या होता है? फैसियो वर्ड का मतलब होता है बेटा bunch of sticks, bunch of sticks और an axe। bunch of sticks से हमारा क्या मतलब है? What do you mean by bunch of sticks? What do we mean by bunch of sticks? ये है bunch of sticks। ये है बेटा bunch of sticks। ये क्या है बेटा? bunch of sticks है। ये bunch of sticks को हम बांध देते हैं, यानी कि लकड़ियों का गट्ठर, लकड़ियों के गट्ठर को हम बांध देते हैं और लकड़ियों के गट्ठर के ऊपर हम लगा देते हैं एक कुल्हाड़ी। लकड़ियों के गट्ठर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं बेटा? हम लकड़ियों के गट्ठर के ऊपर लगा देते हैं एक कुल्हाड़ी। एक कुल्हाड़ी। ठीक है। एक कुल्हाड़ी लगा देते हैं। तो ये हो गया बेटा एक कुल्हाड़ी। और ये हो गया बेटा बंच ऑफ स्टिक्स। बंच ऑफ स्टिक्स से हमारा क्या मतलब है? यानी कि लकड़ियों के गट्ठर से हमारा क्या मतलब है? लकड़ियों के गट्ठर से हमारा मतलब है यूनिटी से। लकड़ियों का गट्ठर यूनिटी को दिखाता है, जबकि कुल्हाड़ी क्या दिखाती है? कुल्हाड़ी दिखाती है स्ट्रेंथ। मतलब फासिज्म एक फिलॉसफी के तौर पर क्या है? बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी, ऐसे लिखोगे, एन आइडियोलॉजी an ideology based on unity and strength। एक ऐसा आइडिया जो यूनिटी और स्ट्रेंथ पर बेस्ड होता है उसे फासिज्म कहा जाता है। यूनिटी और स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक डिक्टेटर होता है। ये एक तरीके की डिक्टेटरशिप होती है। अब कुछ लोग कहेंगे सर डिक्टेटरशिप का मतलब बता दो। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है वन पर्सन कंट्रोल्स एवरीथिंग। एक इंसान सब कुछ कंट्रोल करता है। तो एक ऐसी डिक्टेटरशिप
जो यूनिटी और स्ट्रेंथ पर बेस्ड हो, जहां पर एक ही इंसान सब कुछ कंट्रोल करे, उसे ही फासिज्म कहा गया। फिर से दोहराता हूं, फासिज्म क्या है? फासिज्म एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। ये जो डिक्टेटरशिप है, इस डिक्टेटरशिप में यूनिटी और स्ट्रेंथ के बेसिस पर एक व्यक्ति सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि आप इसको तानाशाही कह सकते हो। इट इज काइंड ऑफ तानाशाही। तानाशाही के इस मॉडल की शुरुआत, यानी कि यूनिटी और स्ट्रेंथ पर बेस्ड तानाशाही, इसकी शुरुआत होती है इटली में, और इटली से यह तानाशाही चली जाती है जर्मनी में। और इटली से जब यह तानाशाही जर्मनी में चली जाती है, ठीक है, ठीक है, ये तानाशाही जब जर्मनी में जाती है, तो जर्मनी की जो नाजी पार्टी है ना, और उसका लीडर हिटलर, ये यही तानाशाही वाला मॉडल अपना लेते हैं। और उनका ये जो तानाशाही वाला मॉडल था, उसी मॉडल को कहा गया फासिज्म का बदला हुआ रूप, नाजिज्म। इटली का वो फासिज्म जो नाजी पार्टी ने अपनाया जर्मनी की, उसे नाजिज्म कहा गया। मुझे बताओ बेटा, इतना समझ में आया? बताओ फटाफट। ऑलराइट, चलिए। तो ये एक फासिस्ट फिलॉसफी थी जो नाजी जर्मनी में अडोल्फ हिटलर ने शुरू की। अडोल्फ हिटलर ने नाजी जर्मनी में ये जो पॉलिसी शुरू की, अडोल्फ हिटलर ने नाजी जर्मनी में ये जो पॉलिसी शुरू की, तो उसी को कहा गया यहां पर नाजिज्म। कौन था अडोल्फ हिटलर? अडोल्फ हिटलर जर्मन एथनिसिटी का एक पर्सन था। वैसे तो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, लेकिन जर्मन था। हिटलर एक जर्मन था। जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ, तो ये वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए गया था जर्मनी की तरफ से। फिर से बोलता हूं, कौन था हिटलर? हिटलर एक जर्मन था, रहने वाला ऑस्ट्रिया का था, लेकिन जर्मन था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद वो जर्मनी की ओर से वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने गया। उसके पैर में गोली भी लगी वर्ल्ड वॉर वन लड़ते वक्त। थोड़े समय के बाद ठीक हुआ और फिर से वर्ल्ड वॉर में गया। केमिकल गैस के छिड़के जाने की वजह से वो थोड़े समय के लिए अंधा हो गया और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। केमिकल गैस के इफेक्ट से वो अंधा हो गया, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसी समय जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन हार गया। और जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन हारा, जर्मनी ने जब सरेंडर किया, तो जर्मनी को एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करने को फोर्स किया गया। और उस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को कहा गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। उस ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को कहा गया था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जर्मनी जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करता है, वो बात हिटलर को बहुत बुरी लगी। हिटलर जब आया, तो उसने सबसे पहले एक राइट विंग की पार्टी ज्वाइन की, जिस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया
और हिटलर के पास कोई काम नहीं रहा, तो हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की। उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी को आप जर्मन लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। जर्मन वर्कर्स पार्टी को जब आप जर्मन लैंग्वेज में लिखेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे तो वो डीएपी निकलेगा, ठीक है, वो डीएपी निकलेगा। हालांकि बाद में 1920 में उसने अपनी एक अलग से पार्टी बनाई। शुरू में तो पहले वो एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और 1920 में हर्षल पूछते हैं सर ये राइट विंग क्या है? बेटा मेरे मुंह से गलती से निकल गया था राइट विंग, भूल जाओ कि मैंने ऐसा कुछ बोला था, भूल जाओ, उसका इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, जस्ट फॉरगेट। मेरे मुंह से गलती से निकल गया बेटा राइट विंग, ठीक है, मुझे माफ कर दो। हाँ हर्षल बेटा गलती से निकल गया मेरे मुंह से, माफ कर दो मुझको। हाँ यहां देखो बेटा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम की उसने पार्टी बनवाई। समझ में आया? जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है पहले उसने ज्वाइन की और जर्मन वर्कर्स पार्टी उसने ज्वाइन की, बाद में उसने अपनी एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी हुआ करता था। अच्छा बेटा समझ गया, वो उल्टा हो गया है ना? हाँ हाँ आई गॉट इट। हिटलर को वो गलती से हिल्टर लिख गया है। हाँ समझ गया बेटा, वो गलती से हो गया था। हाँ हाँ सर ऐसे ही स्टोरी हमें पढ़ने के बाद क्या बुक से समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेटा, बुक में सब यही लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूं। कई बार तो बच्चा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एकदम टीचर्स की बात, जो प्रारंभ बैच होती है उसमें स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी चल रहा होता है उसमें कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते हैं, तो टीचर ना एक एक शब्द चुन के बोलता है, क्योंकि कुछ भी निकल जाता है मुंह से तो वो फिर उसके पीछे पड़ जाएंगे ये क्या है। टीचर मेन कोर टॉपिक पढ़ा रहा होता है ना, तो उसमें वो हर चीज हर वर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ सकता। अगर वो हर वर्ड के चक्कर में पड़ेगा ना तो वो जो समझाने वाला है वो समझा ही नहीं पाएगा। तो फिर वहां होता है कि भाई ऐसा कुछ बोलो ही मत जिसके पीछे कोई पड़ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि आप राइट विंग जाने या ना जाने इस बात का मेरे चैप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट लीव, छोड़ दो राइट विंग को। राइट विंग का कभी काम आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि हाँ राइट विंग बताए बिना कोई टॉपिक में नहीं समझा पाऊंगा तो मैं राइट विंग समझा दूंगा, अभी राइट विंग का कोई काम नहीं है, ठीक है। नाउ तो जैसा मैंने बताया वो एक वॉर लड़ने वाला सोल्जर था। जब वॉर खत्म हो गया और जर्मनी को काफी बेइज्जत किया गया इस वॉर के बाद, ठीक है, तो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। हालांकि बाद में उसने अपनी एक खुद की पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट एक्चुअली में सोशलिस्ट जो है ना वो जर्मन वर्ड में सोशलिस्ट बनता है, ठीक है। तो देखो ऐसे नेशनल लिखा जाता है और ऐसे सोशलिस्ट लिखा जाएगा, सोशलिस्ट। तो जब आप इसको निकालोगे ना नेशनल और सोशलिस्ट को, ठीक है, नेशनल और सोशलिस्ट को जब आप निकालोगे तो उसी का आपको फुल फॉर्म मिलेगा या ब्रीफ आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट। तो जब आप नेशनल सोशलिस्ट को ब्रीफ में देखोगे ना तो यहां देखो NA ना और सोशलिस्ट का ZI, इसको जब मिलाते हो ना बेटा, इन दोनों को जब मिलाते हो तो क्या बनता है? बनता है नाजी, नाजी। इसीलिए उसकी पार्टी का नाम था बेटा नाजी पार्टी।
नाजी पार्टी का मतलब क्या हुआ? नेशनल सोशलिस्ट, ये बना बेटा नाजी पार्टी। समझ गए बच्चे? तो देखो यहां पर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जो है यानी कि नाजी पार्टी, आप इसको देखो, उसने बेटा नाजी पार्टी बनाई। और नाजी पार्टी उसका ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है ना, उसी सोशलिस्ट को जब आप सोशलिस्ट करोगे और नेशनल का एनए निकालोगे और सोशलिस्ट का जेडआई निकालोगे तो ये नाजी बन जाएगा। तो ये उसकी पार्टी का नाम था। उसने एक बार रिवोल्ट किया, उसने एक बार विद्रोह किया, और विद्रोह करते वक्त वो म्यूनिक की ओर निकला। उसे ऐसा लगा कि ठीक है, वो म्यूनिक की ओर मार्च करेगा। म्यूनिक मार्च कर दो इसको, बल्कि जर्मन मार्च की बजाय आप इसको म्यूनिक मार्च कर दो, ज्यादा सही रहेगा। जर्मन भी बुला सकते हो लेकिन म्यूनिक ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। ऑर्गेनाइज्ड म्यूनिक मार्च, ठीक है बेटा। सैयद साजिद कहते हैं सर बिना रोस्ट किए बता दो, रशिया ने वार विड्रॉ कर लिया तो जर्मनी कैसे हारा? ठीक है बेटा, बिना आपको रोस्ट किए बता देता हूं। आपका क्वेश्चन भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि एकदम फालतू सवाल है आपका, आपने एकदम जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसको आंसर भी कर देता हूं कि रशिया ने तो विड्रॉ कर लिया था लेकिन ब्रिटेन के साथ अमेरिका आ गया था। रशिया ने विड्रॉ कर लिया जिससे जर्मनी पावरफुल हुआ, लेकिन ब्रिटेन के साथ फिर अमेरिका आ गया। तो ब्रिटेन के साथ जो अमेरिका आ गया ना बेटा, तो ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर जर्मनी को हरा दिया। ये बेटा सही जवाब है। फिर से आपके लिए जवाब रिपीट करता हूं बेटा कि रशिया ने वॉर विड्रॉ कर लिया था जिससे जर्मनी ताकतवर हुआ और उसकी बात सही हुई, लेकिन लेकिन ब्रिटेन के साथ अमेरिका के आ जाने की वजह से वो हार गया था। ये रहा बेटा आपके सवाल का जवाब। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। हमने क्या देखा कि हिटलर ने पावर में आने के लिए एक शहर है जर्मनी का म्यूनिक, वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ मार्च किया इस उम्मीद में कि वो सरकार को धमका देगा, और जब वो सरकार को धमका देगा तो सरकार उसको पावर में ले लेगी। ये कौन सी फालतू सी बात हुई? हाँ, अगर आप सरकार के खिलाफ एक मार्च अनाउंस कर देंगे, एक बहुत बड़ी भीड़ लेके आप पार्लियामेंट की ओर चले जाएंगे, तो क्या तो क्या सरकार आपको कह देगी कि आओ सरकार ज्वाइन कर लो? मैं कहता हूं कि मैं प्रारंभ के सारे बच्चों को, मान लो 2-2,500 प्रारंभ के बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों को बुलाता हूं कि बच्चे चले आओ, सारे लोग दिल्ली आ जाओ, अपन लोग ना पार्लियामेंट पे मार्च करेंगे। और मैं एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर जाऊं कि मुझे सरकार मिलो, और मैं आप सब लोगों के साथ यूज टू बी पेंटर लाइन क्या है बेटा? हिटलर बेटा आर्मी में सोल्जर बनने से पहले एक पेंटर हुआ करता था। पेंटर बेटा जो पेंटिंग करते हैं ना, वही पेंटर था, पेंटिंग बनाता था बेटा हिटलर। तो देखो, तो मैं आप सारे बच्चों को लेकर चला जाऊं पार्लियामेंट की ओर मार्च कर दूं और मोदी जी को धमका दूं, बोले मोदी जी प्रारंभ के सारे बच्चे लेकर मैं आया हूं, या तो मुझे आप जो है अपने तरीके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाइए, और नहीं तो फिर हम जो है मानेंगे नहीं। ठीक है, मानेंगे नहीं। तो क्या मोदी जी मेरे को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे क्या? मेरे को प्रेसिडेंट बना देंगे क्या? ठीक है, वॉर वेटरन लिखना है बेटा, वॉर वेटरन लिखना है, वी होगा जहां कहीं पर भी होगा। ठीक है, कहां पर है? वी है बेटा, वी। वॉर वेटरन का मतलब होता है बेटा वो जो पुराना सिपाही हो, पुराने सिपाही को वॉर वेटरन कहा जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इतनी बड़ी भीड़ जो है लेकर मोदी जी के पास चला जाऊंगा तो मोदी जी मुझे सरकार में ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन बेटा ऐसा एक बार हुआ था। इटली में एक ऐसे ही डिक्टेटर हुआ करता था, एक लीडर हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था मुसोलिनी। मुसोलिनी ऐसी ही एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर इटली की कैपिटल रोम की ओर मार्च कर देता है, और वहां के जो राजा थे बेटा वो डर गए इस चीज से। वो डर के उन्होंने बोला कि आओ मैं तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं। तो इटली में मुसोलिनी एक बहुत बड़ी भीड़ लेकर जो गया, उस भीड़ से घबरा कर वहां के राजा ने मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो हिटलर को क्या लगा कि मैं भी वही बात करता हूं,
मैं भी ना एक बहुत बड़ी भीड़ लेके जाता हूं, सरकार को धमकाता हूं, हो सकता है सरकार हमको भी चांसलर बना दे। वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जगह पे चांसलर हुआ करते थे। वो भी वही भीड़ लेकर निकला म्यूनिक की तरफ, म्यूनिक जो एक शहर था। लेकिन बेटा उसका पासा उल्टा पड़ गया। उसका पासा जो उल्टा पड़ा उसमें क्या हुआ, उसको इन लोगों ने पकड़ के जाल डाल दिया जेल में। हिटलर को इन लोगों ने पकड़ के जेल में डाल दिया और हिटलर को दे दी 5 साल की सजा। हालांकि हिटलर को 6 महीने के बाद पेरोल पे छोड़े जाने का भी प्रोविजन किया गया। ठीक है, पेरोल पे जाने का प्रोविजन किया गया। हिटलर साल भर के बाद छूट तो गया, लेकिन जेल में रहते हुए बेटा उसने एक किताब लिखी। उस किताब का टाइटल था बेटा मेन कैंप। उस टाइटल का, उस जो बुक है उसका क्या टाइटल था बेटा? उस बुक का टाइटल था मेन कैंप। मेन मतलब मेरा, कैंप मतलब स्ट्रगल। ये बेटा एक जर्मन वर्ड है मेन कैंप, और उसका मतलब था माई स्ट्रगल। हिटलर ने यहां पर अपनी आइडियाज प्रोपोगेट किए हैं। हिटलर ने यहां पर अपने आइडियाज प्रोपोगेट किए कि वो क्या सोचता था, वो क्या चाहता था, ये बात उसने वहां पर प्रोपोगेट की। तो हिटलर बेटा जो इस जुगाड़ में था कि वो सरकार को धमका के सरकार में आ जाएगा, जैसा मुसोलिनी ने किया था, वो ऐसा कर नहीं पाया बेटा, वो ऐसा नहीं कर पाया। समझ गए बच्चा? उसका पाशा बेटा पड़ गया उल्टा, उसका पाशा पड़ गया उल्टा और बात बनी नहीं, उसकी बात नहीं बन पाई बेटा। आखिर बच्चे फिर हिटलर पावर में कैसे आया? आओ सुनाऊं आपको हिटलर के पावर में आने की कहानी। ठीक है, 1920 में उसने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम एनएसडीएपी था। अब कोई बोलेगा एनएसडीएपी का मतलब क्या है? तो उसका मतलब था बेटा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी। आप बोलोगे सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसको तो फिर ऐसे एनएसजीडब्ल्यूपी होना चाहिए, डीएपी तो होना ही नहीं चाहिए। एनएसडीएपी की जगह पे इसको तो एनएसजीडब्ल्यूपी होना चाहिए। हाँ बेटा, एनएसजीडब्ल्यूपी ही होना चाहिए। एनएसडीएपी इसलिए है बच्चा क्योंकि ये तो मैंने इंग्लिश में लिखा है। जब आप इसी जर्मन वर्ड को जर्मन में लिखोगे ना, तो देखो जब आप यहां पे जर्मन वर्ड को जर्मन में लिखोगे तो वो डी से शुरू होगा, और जब आप वर्कर वर्ड को जर्मन में लिखोगे तो वो ए से शुरू होगा। तो बेटा ये बस वर्ड का फर्क है, बस ये वर्ड का फर्क है। समझ गए? तो देखो उसने सबसे पहले तो यहां पे एनएसडीएपी बनाया। फिर हमने क्या देखा कि उसने एक मार्च अनाउंस किया। उसने जो बेटा एक मार्च अनाउंस किया था उसे बियर हाल पीयूष कहा गया। बियर हाल पीयूष बेटा म्यूनिक में एक लेजिस्लेचर था। जो म्यूनिक का लेजिस्लेचर था, उस म्यूनिक के लेजिस्लेचर का नाम था बियर हाल पीयूष। बियर हाल पीयूष म्यूनिक सिटी का लेजिस्लेचर था, और वहां पर उसने एक कू किया। कू का मतलब होता है बेटा रिवोल्ट। कू का मतलब होता है रिवोल्ट। और ऐसा करने के लिए उसने एक मिलिट्री कमांडर की भी मदद ली थी, और उस मिलिट्री कमांडर का नाम हुआ करता था, म्यूनिक कहां है? म्यूनिक बेटा सदर्न जर्मनी में एक शहर का नाम है। ठीक है, वो सदर्न जर्मनी में एक शहर का नाम है। निकिता बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ब्लॉक करवा दूंगा। यू आर द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टूडेंट इन दिस क्लास। यू आर कंटिन्यूअसली टॉकिंग अदर थिंग्स, तो you will be blocked. I'm just warning you now. Please concentrate on class or you will be blocked. Now, हमने क्या देखा कि बियर हाल पीयूष में या फिर म्यूनिक पीयूष में बेटा जो उसने विद्रोह किया, उसमें उसने एक एक मिलिट्री कमांडर की भी मदद ली थी, और उस मिलिट्री कमांडर का नाम हुआ करता था जनरल एरिक ल्यूडेनड्रॉफ।
जनरल एरिक ल्यूडेनड्रॉफ नाम का मिलिट्री कमांडर उनकी मदद करता है। हालांकि देखो, ये मुसोलिनी के रोम मार्च से इंस्पायर्ड था। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मुसोलिनी था, ठीक है, जो मुसोलिनी था वो ऐसे ही रोम की ओर मार्च करता है। वहां के राजा डर जाते हैं रोम में, रोम यानी कि इटली में, और वो उसको पावर दे देते हैं। लेकिन ऐसा यहां नहीं हो पाया। हिटलर का ये जो बियर हाल प्यूश था, यानी कि वहां के लेजिस्लेचर के ऊपर हमला था, वो फेल कर गया 1923 का, उसको जेल में डाल दिया गया। बेटा, दिसंबर 1924 में जब हिटलर को जेल से निकाला गया तो वो ये समझ गया कि वो धमका कर तो नहीं पावर में आ पाएगा, वो धमका कर पावर में नहीं आ पाएगा, उसे चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो उसने चुनाव लड़ने के लिए नाजी पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया, और उसकी एक मिलिशिया फोर्स हुआ करती थी बेटा, उसकी एक वॉलेंटियर आर्मी हुआ करती थी, उसकी आर्मी का नाम SA था, उसकी मिलिशिया फोर्स का नाम SA था, और उसकी जो पार्टी का नाम था वो था नाजी पार्टी। तो उसकी एक मिलिट्री फोर्स थी बेटा, और उसकी मिलिट्री फोर्स का नाम SA था, और उसकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। तो नाजी पार्टी और SA को उसने रीस्ट्रक्चर किया। उसकी जो मिलिट्री हुआ करती थी, उसकी बेटा जो मिलिट्री हुआ करती थी, उनको हम ब्राउन शर्ट्स बुलाया करते थे। उसकी जो मिलिट्री थी उसको ब्राउन शर्ट्स बुलाया जाता था, और ब्राउन शर्ट्स को वो ऐसे बुलाता था। वो उसके बाद एफर्ट में लग गया कि वो डेमोक्रेटिक सपोर्ट से, यानी कि चुनाव लड़ के पावर में आ जाए। वो चुनाव लड़ के पावर में आने की कोशिश करने लगा, ठीक है, पावर में आने की कोशिश करने लगा। नाउ हमने देखा बेटा कि वो 4 बार चुनाव लड़ता है, वो 4 बार चुनाव लड़ता है बेटा, और धीमे धीमे चुनाव लड़के वो पावर में आ जाता है। वो जो 4 बार चुनाव लड़ता है वो कैसा चुनाव था? सबसे पहले बेटा वो 1928 में चुनाव लड़ा। हालांकि इस 1928 के चुनाव में उसको बेटा केवल और केवल 12 सीट ही मिल पाई, मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ये चुनाव रेस्टेक का था। रेस्टेक बेटा वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता था, ठीक है। ऐसे का पूरा नाम जर्मन नाम है बेटा, जाने दो, ठीक है, ठीक है। जो स्पेलिंग लिखा है बेटा पीयूष का वो सही है, ठीक है। एंड ऐसे जो है उसका एक जर्मन वर्ड है, और वो आप समझ नहीं पाओगे अदिति बच्चा, तो उसको छोड़ दो, उसको आप बस ऐसे जानते रहो। अगर वो बताने लायक होता बेटा तो मैं बताता ना। अभिनव बेटा नहीं, ऐसे का फुल फॉर्म आप मत जानो बेटा, ठीक है। जनरल एरिक कौन थे बेटा? वो मिलिट्री कमांडर थे, ठीक है। हाँ बच्चा, ऐसे का फुल फॉर्म जाने दो बच्चे, ठीक है। निकिता बेटा कोई बात नहीं है, जस्ट चल, क्लास पे कंसंट्रेट करो बेटा, मैं तो बस चाहता हूं कि आप पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, अब यहां पर आप देखिए, तो वो 1928 में जब चुनाव लड़ा तो इनको अच्छा वोट नहीं मिला, इनको खाली 12 सीट मिली। 2 साल बाद फिर चुनाव हुआ बेटा। 2 साल बाद जो चुनाव हुआ उसमें उनको 107 सीट मिली, मतलब इस बार उनका वोटिंग शेयर थोड़ा बढ़ गया। पहले उनको केवल 3%, 2.8% वोट मिला था, लेकिन बाद में बच्चे उनको 18.3% वोट मिला, ठीक है। 3.8%, 18.3% वोट मिला। पहले इनको केवल 12 सीट मिली थी, लेकिन 2 साल बाद इनको 107 सीट मिल गई। तब हिटलर का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, बोला आप अपन प्राइम मिनिस्टर नहीं, अपन प्रेसिडेंट बनेगा। तो हिटलर ने बोला कि अपन प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हुआ बेटा। 1932 के फरवरी में बेटा हिटलर ने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, और प्रेसिडेंट का चुनाव जो वो लड़ रहा था उसके अगेंस्ट में जो चुनाव लड़ रहे थे वो हुआ करते थे हिंडेनबर्ग। हिंडेनबर्ग नाम के बेटा एक आदमी थे जो हिटलर के खिलाफ प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे। कौन जीता, हिटलर या हिंडेनबर्ग? बेटा हिंडेनबर्ग। हिटलर यहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए, हिटलर प्रेसिडेंट का चुनाव हार गए और हिंडेनबर्ग जीत गए। हिटलर भले ही ये प्रेसिडेंट वाला चुनाव हार गया और हिंडेनबर्ग जीत गए, लेकिन इससे काफी कॉन्फिडेंस आया हिटलर का, और हिटलर पॉपुलर भी हो गया, और उसका फायदा उसको आने वाले पार्लियामेंट वाले चुनाव में हो गया। भले ही वो प्रेसिडेंट का चुनाव हार गया बेटा, लेकिन उसको आने वाले पार्लियामेंट वाले चुनाव में इसका फायदा हो गया। जुलाई 1932 में बेटा
जब रेस्टेक का इलेक्शन हुआ, रेस्टेक बेटा वहां की पार्लियामेंट को बुलाते थे, जैसे रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा बुलाते थे, वैसे ही यहां पे पार्लियामेंट को रेस्टेक बुलाते थे। तो रेस्टेक का जब चुनाव हुआ बेटा, तो इस बार उनको मिली 230 सीट, और 230 सीट तो बेटा धमाकेदार सीट थी, धमाकेदार सीट, उसको बढ़िया सीट मिली। तो 230 सीट उसको मिली और वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गया। और जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना, तो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने कहा कि अंकल हिटलर आइए, मैं आपको जर्मनी का प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं। उन्होंने कहा लेकिन हमारे यहां तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। बोले अरे हाँ जी ठीक है, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं क्या, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर को चांसलर बुलाते हैं, हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर को चांसलर बुलाते हैं, तो हम आपको चांसलर बनाते हैं। हिटलर बेटा चांसलर बन गया। जनवरी 1933 में हिटलर ने चांसलर पद की ओथ ली और इसके बाद शुरू हुआ हिटलर का आतंक। हिटलर जो 1933 में पावर में आया, उसने सबसे पहले तो पार्लियामेंट को ही आग लगवा दी। जिस पार्लियामेंट का चुनाव लड़कर वो आया, उसी पार्लियामेंट में उसने आग लगवा दी, और उस पार्लियामेंट में आग लगवा के उसने सारा ब्लेम डाल दिया कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर। बोला ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो हमारे देश की ग्रोथ को नहीं देखना चाहते, ये कम्युनिस्ट लोग बुरे हैं, मैं इन कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। फिर उसने एक कानून पास करवाया, उस कानून का नाम था बेटा रेस्टेग फायर डिक्री। डिक्री का मतलब होता है बेटा आदेश। उसने रेस्टेग फायर डिक्री पास करवाई, और रेस्टेग फायर डिक्री के तहत उसने एक एक कम्युनिस्ट को चुन चुन के मारा, चुन चुन के। और सब जानते थे बेटा कि ये आग किसी और ने नहीं, खुद हिटलर ने लगवाई थी। हिटलर ने खुद ही आग लगवाई और उसका ब्लेम कम्युनिस्ट लोगों पर डालकर कम्युनिस्ट लोगों को उसने मारा, क्योंकि फासिस्ट कम्युनिस्ट को पसंद नहीं करते। फासिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे के दुश्मन हैं। फासिस्ट चाहते हैं पूरा कंट्रोल उनके पास हो, कम्युनिस्ट कहते हैं भाई सब लोग बराबर हैं, लेकिन फासिस्ट तो ऐसा नहीं मानते। ठीक है, नाउ उसके बाद बेटा मार्च 1933 में वो एक इनेबलिंग एक्ट लेकर आया। इनेबलिंग एक्ट जो था वो एक ऐसा कानून था जिसमें हिटलर कोई भी कानून बना सकता था, और इसके लिए उसको पार्लियामेंट से नहीं पूछना पड़ता। जैसे आज अगर मोदी जी कोई कानून बनाएं, तो क्या मोदी जी कोई कानून बना सकते हैं बेटा? नहीं, मोदी जी कोई कानून नहीं बना सकते। मोदी जी को कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट की मदद पड़ेगी, पार्लियामेंट की मदद पड़ेगी। लेकिन इस इनेबलिंग एक्ट के तहत उसने ऐसा नियम पास करवा लिया जिस नियम के तहत उसे अब पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी, उसे पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी, वो बिना पार्लियामेंट के असिस्टेंस के ही कानून बना सकता था। और बेटा सबसे खतरनाक काम तो तब हुआ जब अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग मर गए। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग बेटा एक बूढ़े आदमी थे। हिंडनबर्ग बेटा मर गए। जब हिंडनबर्ग मर गए तो सबने कहा कि अब तो प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना पड़ेगा। हिटलर ने बोला आप काहे का प्रेसिडेंट, मैं हूं ना। बोले लेकिन आप तो चांसलर हो। बोले हम चांसलर भी हैं, हम प्रेसिडेंट भी हैं। तो बोले तो हम आपको क्या बनाएं, हम आपको बुलाएंगे क्या? बोले तुम हमको बुलाना फ्यूहरर। हिटलर ने बोला कि अभी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो मर गए हैं, और आज से मैं ही प्रेसिडेंट हूं और मैं ही चांसलर हूं, दोनों मैं ही हूं। मतलब मैं कौन हूं? मैं हूं फ्यूहरर। फ्यूहरर। हिटलर बना डिक्टेटर, हिटलर बना डिक्टेटर, हिटलर बना फ्यूहरर। इस तरीके से हिटलर ने खुद को डिक्टेटर डिक्लेयर कर दिया, यानी कि फ्यूहरर डिक्लेयर कर दिया। हिटलर का आतंक इसके बाद शुरू हुआ। हिटलर का आतंक इसके बाद शुरू हुआ। हिटलर ने उसके बाद जो आतंक शुरू किया, उस हिटलर ने बेटा उसके बाद एक जो आतंक का माहौल शुरू किया, उस आतंक से हम बच नहीं पाए। ठीक है, उस आतंक से कोई भी नहीं बच पाया, उस आतंक से कोई भी नहीं बच पाया। आतंक हिटलर का। हिटलर के आतंक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।
तब तक आप सभी लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए। कल हम लोग हिटलर के आतंक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 के बारे में मैंने आपको बताया था। चैप्टर नंबर 7 के बारे में वो हमारे सिलेबस से सीधे सीधे जुड़ता नहीं है, तो उस चैप्टर को मैं स्लाइड से यूं ही ब्रीफली बताऊंगा और आपको उसका कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, बस उसको ऐसे ब्रीफली समझ लेना है और बस आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ गए बेटा? चैप्टर नंबर 7, नो नोट्स, सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना है। आपको ब्रीफ में बता दूंगा, आपको उसका और कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट सेशन में बात होगी हिटलर के आतंक की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।